58वां जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार ये प्राप्त करता है वो कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको पहले क्लियर कर दें कि प्राप्तकर्ता नहीं पूछा गया था, ये जो पुरस्कार जिनके द्वारा दिया गया था उनका नाम पूछा गया था। ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है इसका आपका राइट आंसर था। बाकी जो 58वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है आपका 16 मई 2025 को संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को जो है प्रदान किया था, जिसमें राम भद्राचार्य ने जो है व्यक्तिगत रूप से ये पुरस्कार स्वीकार किया और गुलजार जो कि अवस्थ होने के कारण जो है इस समारोह में जो है शामिल नहीं हो पाए थे। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है 16 मई 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है यह पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया था, जिसकी पिक आप यहाँ पर भी जो है देख पा रहे होंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय रोइंग की सर्वोच्च शासी संस्था का जो है नाम पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका विश्व रोइंग महासंघ FISA यानी कि वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन फीसा जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो अंतर्राष्ट्रीय रोइंग की सर्वोच्च शासी संस्था का नाम जो है विश्व रोइंग है, जिसे अब पहले फीसा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटी एवरोन के नाम से जो है जाना जाता था। और यह जो है पूरे विश्व में रोइंग खेलों के नियमों और प्रतियोगिताओं का जो है संचालन करती है, जिसमें विश्व चैंपियन और ओलंपिक रिंग भी जो है शामिल है। तो यहाँ पर मैं भी शायद आपका फीसा दिया गया होगा, नहीं तो आपका वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन दिया गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या दिया गया था। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में जो है किसे जाना जाता था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम का था, जो कि आपका राइट आंसर था। APJ अब्दुल कलाम जी को जो है भारत के मिसाइल मैन के रूप में जो है यहाँ पर जाना जाता है, और उन्होंने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाई थी, खासकर एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IGM-DP के नाम से भी जानते हैं, उसका जो नेतृत्व है उन्होंने किया था। और अग्नि पृथ्वी जैसे मिसाइलों का जो है यहाँ पर आपका विशाल विकास जो हुआ था, और ये आपके भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी जो है कार्य कर चुके हैं। ये जनता के राष्ट्रपति और एक वैज्ञानिक के रूप में भी जो इन्हें जाना जाता है, और इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न 1997 में जो है दिया गया था, इससे सम्मानित किया गया था। इसको भी याद रखेंगे। अगला है गंगा डॉल्फिन निम्नलिखित में से जो है किस श्रेणी में आती है, यानी कि गंगा डॉल्फिन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका एक राइट आंसर था आपका नदी डॉल्फिन। ठीक है, तो गंगा जो डॉल्फिन है नदी डॉल्फिन के वर्ग में आती है, जो मीठे पानी में रहती है और भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। और जबकि समुद्री जो डॉल्फिन है खारे पानी में पाई जाती है, ये मुख्यतः जो है ब्लाइंड यानी कि दृष्टिहीन होती है और इकोलोकेशन से शिकार करती है, जो नदी के स्वस्थ यानी कि रिवर हेल्थ का महत्वपूर्ण संकेतक है, और इसे जो है सुसु भी जो है कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश गंगा मेकॉन्ग सहयोग परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान का नाम दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लेकिन आपको बताते हुए चले, पाकिस्तान के साथ साथ जो है इस परियोजना का आपका हिस्सा चीन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऐसे तो क्या था, पाकिस्तान था। लेकिन आपको बताते हुए चलें कि इस परियोजना में जो है 5 दक्षिण पूर्वी एशियाई जो कि आसियान देश कहलाते हैं वो है, जैसे कि अपना देश प्यारा देश भारत है, फिर जो है आपका यहाँ पर थाईलैंड है, फिर जो है म्यांमार है, कम्बोडिया है, लाओस है, आपका यहाँ पर वियतनाम है। ठीक है, तो ये जो 5 देश है आपका यहाँ पर मेकॉन्ग गंगा सहयोग 6 देशों की एक पहल है, जिसमें भारत और 5 दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो कि शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, और जिनका उद्देश्य है इन 2 प्रमुख नदी घाटियों के निवासियों के बीच को जो है सहयोग बढ़ाना, एक मेकॉन्ग नदी, एक गंगा नदी। अगला क्वेश्चन जो है कि पिनियल हार्मोन मुख्य रूप से जो है शरीर के किस कार्य के लिए जो है उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो है नींद और से जागने का चक्र से संबंधित कोई आपका हार्मोन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर में भी जो है पिनियल हार्मोन जो है इसका राइट आंसर था। पिनियल जो हार्मोन है मुख्य रूप से जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, मुख्य रूप से जो है शरीर की नींद जागने के चक्र यानी कि सर्केडियन लय और आंतरिक जैविक घड़ी को जो है नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, जो प्रकाश अंधेरे चक्र के आधार पर नींद को जो है बढ़ावा देता है, साथ ही प्रजनन मौसमी कार्यों को जो है प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका पिनियल हार्मोन हो जाएगा। इसके अलावा जो है पिनियल हार्मोन के और भी कार्य है, जैसे कि यौवन की शुरुआत और यौन विकास को जो है प्रभावित करता है, और शरीर विकास को जो है सामान्य दर पर होने देता है, और एक्स्ट्रा वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी जनजाति का सबसे जो है प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो यहाँ पर जो आगामी नृत्य जनजाति का सबसे जो प्रसिद्ध पारंपरिक जो नृत्य मिला है हमें, सेक्रेनी नृत्य मिला है, जिसका राइट आंसर था, जो कि सेक्रेनी त्योहार के दौरान किया जाता है, जिसमें पारंपरिक पोशाक भाले ढाल के साथ शक्ति एकता का प्रदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सोवू केहू और नृत्य भी जो है लोकप्रिय है, जो समुदाय और प्रकृति से जो है जुड़ाव को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया, यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रिपीटेड प्रश्न है, तो यक्षगान जो है यहाँ पर आपका कर्नाटक, इसका राइट आंसर होगा। यक्षगान जो है कर्नाटक का एक पारंपरिक कला रूप है, जो नृत्य, संगीत, संवाद और विशिष्ट वेशभूषा का जो है मिश्रण है, और यह आमतौर पर रात के समय खुले आसमान के नीचे जो है किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो
याद रहे। अगला है बगरुम्बा जो है किस भारतीय राज्य का यहाँ पर पारंपरिक लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर जो है असम था। यह जो है असम की बोडो जनजाति या कहें तो बोडो ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है और इसे अक्सर जो है तितली नृत्य यानी कि बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है नर्तकियों की गति तितलियों के पंख फड़फड़ाने जैसी लगती है और आमतौर पर जो है बिशुगु या विशागु उत्सव के दौरान जो है किया जाता है, याद रखेंगे। अगला है किताब उल हिंद जो है किसने जो है लिखा है किताब उल हिंद, तो इसका राइट आंसर जो है अल-बरूनी होगा। यह भी जो है एक तरह से आपका रिपीटेड ही प्रश्न था, क्योंकि पहले इसका लैंग्वेज पूछा गया था, आज इसके राइटर का नाम जो है पूछा गया है। तो अल-बरूनी की किताब जो है किताब उल हिंद जो है तारीख उल हिंद भी जो है इसे कहा जाता है। ये जो है अल-बरूनी फारसी विद्वान था और इसकी जो पुस्तक है अरबी भाषा में लिखा गया है। तो लैंग्वेज को भी जो है आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, जो कि आपका एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो 21वीं सदी में भारत के धर्म, दर्शन, विज्ञान, रीति रिवाजों और समाज का जो है विस्तृत वर्णन करती है और ये जो है 80 अध्यायों में बटा हुआ है। तो इसको भी याद रखेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, जो भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन जो है प्रस्तुत करती है। अगला है तोल्कापियम पुस्तक के जो है लेखक का नाम पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी तोल्कापियर जो है इसका आपका राइट आंसर था। ये जो तोल्कापियम के लेखक है तोल्कापियर तो है ही, साथ में ये जो तोल्कापियम पुस्तक है तमिल भाषा का सबसे पुराना जीवित व्याकरण ग्रंथ है, जो संगम साहित्य पर जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तमिल भाषा के व्याकरण और काव्य शास्त्र पर जो है आधारित है। साथ ही उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन पर भी जो है प्रकाश यहाँ पर डालता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2001 में भारत सरकार ने जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जो है कार्रवाई की थी। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा आपका यहाँ पर डिफरेंट हो, जिसका राइट आंसर शायद आपका यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन था, क्योंकि आपका यहाँ पर जो 2001 में जो भारत सरकार थी वो बाल्को जो आपका यहाँ पर कंपनी था उसका जो हिस्सेदारी था 51% शेयर जो है स्टारलाइट इंडस्ट्रीज को जो है बेच दिया गया था। तो विनिवेश के हिस्से के रूप में जो है इसके 51% शेयर स्टारलाइट इंडस्ट्रीज को जो है बेच दिया गया था। और आपको बताते हुए चलें कि जिसका भी शेयर जिस भी कंपनी का शेयर जो है 50% से एक ज़्यादा या 50% से ज़्यादा जो है बेच दिया जाता है, तो वो जो है आपका यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की श्रेणी में जो है चला जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ही था ये एक तरह से बाल्को का, तो ये भी आपके ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले आपको बताते हुए चलें कि 51% हिस्सेदारी जो है स्टारलाइट इंडस्ट्रीज को जो है बेच दिया गया था, जो कि अब वेदांता लिमिटेड है। तो ये कंपनी का भी नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आपके इसी से मिलता जुलता जो है आ रहा है, और जिससे कंपनी का बहुत स्वामित्व जो है प्रबंधन जो है नियंत्रण निजी क्षेत्र को जो है हस्तांतरित हो गया। और ये कदम भारत में सरकारी कंपनियों के निजीकरण में जो है एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि इससे लेकर कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के बीच जो है विवाद भी हुआ था उस समय। अगला है 1855 के संताल विद्रोह का जो नेतृत्व वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो है सिद्धू और कान्हू जो है इसका राइट आंसर था। ये जो आप सिद्धू कान्हू को तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, और ये जो संताल विद्रोह है जो कि 1855 में हुआ था, उसका नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू मुर्मू नामक दो भाइयों ने किया था, और जिनके साथ उनके भाई चांद और भैरव तथा बहनें फूल और झानो भी थी, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ जो है संताल जनजाति को जो है यहाँ पर संगठित किया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। सिंधु मुर्मू जो है विद्रोह के प्रमुख नेता थे, संथालों को एकजुट किया था। इसके बाद कान्हू मुर्मू जो कि सिद्धू के भाई थे, और चांद भैरव जो कि सिंधु और कान्हू के अन्य भाई थे। और फूलो और झानो की बात करेंगे तो ये दो जुड़वा बहनें थी उनकी, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे। राइट आंसर जो था लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपका इसका राइट आंसर था। भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन है, जिसको आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से जो है देख पा रहे होंगे। यही है आपके लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम वाइसराय बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल भी बने थे, और जिन्होंने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया की निगरानी की। 1947 से 1948 तक जो है इस पद पर बने रहे। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालचारी को बनाया गया था, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है भारतीय आपके यहाँ पर गवर्नर थे। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और भारत जो है 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में जो है बट गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से, और इसको जो पेश किया था आपका लॉर्ड माउंटबेटन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन जो है कि ओलंपिक मशाल रिले की परंपरा किस ओलंपिक खेल से जो है शुरू हुआ था। तो 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से जो एक आपका आंसर था 1936 बर्लिन ओलंपिक जो है इसका राइट आंसर था। ओलंपिक मशाल रिले की जो परंपरा है 1936 के बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जो है शुरू हुआ, जहां ग्रीस के ओलंपिया से जो है बर्लिन तक मशाल ले जाने के लिए जो है एक रिले का जो है आयोजन किया गया था। इस परंपरा को जो है प्राचीन ओलंपिक खेलों के विचार पर आधारित करते हुए जो है कार्ल डायम ने जो है प्रस्तावित किया था, और ये नाजी प्रचार का भी जो है एक आपका यहाँ पर माध्यम बना था। तो 1936 में जो है बर्लिन में आपका यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, और इसका जो प्रस्तावक थे कार्ल डायम थे, जो कि बर्लिन खेलों के आयोजन समिति के महासचिव भी थे।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो है सतलज था। तो इसका राइट आंसर जो है सतलज हो जाएगा। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सतलज नदी पर बना है और इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर झील है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है CMSO3 का कुल वजन, वेट पूछा गया था, इस तरह का कोई प्रश्न आपका आया था, जिसका राइट आंसर 420 kg जो है इसका राइट आंसर था। ये जो CMS03 उपग्रह है, संचार उपग्रह है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। कुल वजन जो है 4410 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत होगा, ऑप्शन यहाँ पर शायद गलत लग गया होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर था 4410 किलोग्राम था। तो सबसे भारी उपग्रह भी है और CMS03 जो है भारतीय मिट्टी से LVM-3M5 रॉकेट के द्वारा जो है भू समकालिक अंतरण कक्षा में जो है प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। प्रक्षेपण तिथि जो है 2 नवंबर 2025 की है। कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है SI मात्रक पूछा गया था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर जो है इसका आपका राइट आंसर था। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक जो है वोल्ट मीटर या जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम जो है होता है और इसका विमीय सूत्र भी जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा, L3M-T-3 L-1 जो होता है और ये जो है एक बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को मापता है और ये जो है विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल A के गुणनफल से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है किस दक्षिण भारतीय राजा ने जो है हराया था। राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय जो है यहाँ पर राइट आंसर था। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है आपका बादामी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था और एहोल अभिलेख जो है आपका एहोल इंस्क्रिप्शन में जो है इस युद्ध का वर्णन किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, तो रवि कीर्ति के द्वारा, जो कि बताता है कि नर्मदा नदी के तट पर जो है यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है आपका यहाँ पर लड़ाई देखने को मिला था और हर्षवर्धन जो है यहाँ पर जो है आपका हर्षवर्धन को जो है यहाँ पर आपका हरा दिया था। अगला है कि मानव शरीर में जो है पित्त यानी बाइल का जो भंडारण है कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर जो है पित्ताशय था। तो इसका राइट आंसर पित्ताशय यानी कि गेल ब्लेडर जो है हो जाएगा। और इसका अगर आपसे निर्माण पूछा जाता है तो इसका निर्माण जो है यकृत यानी कि लीवर में होता है और यकृत से निकलने के बाद जो पित्ताशय है, पित्ताशय में जमा केंद्रित होता है। और कार्य की बात करेंगे तो पित्त जो है वसा यानी फैट के पाचन में जो है मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की किस धारा के तहत जो है 0 FIR दर्ज की जा सकती है। तो आपको बता दें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, हालांकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका ये नहीं था आपका, लेकिन आंसर जो था उसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 0 FIR था। ठीक है, तो उसको जो है आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी जो है 0 FIR जो है धारा 173 के क्लोज 1 के तहत जो है यहाँ पर आपका दर्ज किया जाता है। तो 0 FIR आखिरकार है क्या, तो यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो घटना जो है आप कहीं भी हुआ है और आप जो इसका जो FIR है किसी और थाने में भी जो है दर्ज करा सकते हैं, उसी को जो है आमतौर पर जो है 0 FIR के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो है फैक्ट आपके क्वेश्चन में दिए गए थे और उसका आंसर बताना था, जिसका राइट आंसर जो है 0 FIR था। अगला क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश जो है हो जाएगा। ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व भी है आंध्र प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत और म्यांमार सीमा पर जो है स्थित है। हाल ही में जो है यहाँ पर दुर्लभ सफेद कान वाली नाइट हेरोन कैमरा में जो है कैद हुई है और यह उद्यान जो है भारतीय उपमहाद्वीप और इंडो चाइना जीव भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है और नामदफा नदी जो कि नोआ ढींग नदी की सहायक है, इसे उत्तर से दक्षिण तक जो है पार करती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, जो कि सितंबर 2025 में भारत के दौरा पर जो है आए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज है, जो कि सितंबर 2025 में जो है यहाँ पर भारत के दौरे पर जो है आए थे। साथ में 2025 के जो आम चुनाव हुआ था उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को जो है लेबर पार्टी का नेतृत्व करते हुए जो है प्रचंड बहुमत जो है यहाँ पर जो है इनको मिला था, विक्ट्री मिला था और ये जो है सेकेंड टर्म के लिए जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है बने थे, जो कि सितंबर 2025 में आपके भारत दौरे पर भी आए थे। तो इसको याद रखना है। अगला है कि उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के तहत किस समूह या जाति को इसके प्रावधानों से छूट देकर जो है विशेष दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर जो है अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इसका आपका राइट आंसर था। तो उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक के तहत जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इसके प्रावधानों से छूट दी गई है ताकि वो अपने पारंपरिक और प्रथागत कानूनों का पालन जारी रख सके, क्योंकि उनके अधिकारों को संविधान के तहत ही जो है संरक्षित किया गया है और यह छूट आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत कानून में अपनी विशिष्ट प्रथाओं जैसे बहुविवाह को बनाए रखने का जो है अनुमति देता है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो प्रावधान है आपका आर्टिकल 44 के तहत जो है किया गया है, जो कि एक आपका DPSP के अंतर्गत जो आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो है आपका अनुच्छेद 44 आता है और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मुगल सम्राट अकबर ने जो है
इबादत खाना का निर्माण जो है क्यों करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं के लिए जो है यहाँ पर अकबर ने जो है इबादत खाना जो है, जिसे हम लोग पूजा घर या कहें तो हॉल ऑफ प्रेयर के नाम से जानते हैं, और फतेहपुर सीकरी में 1575 में सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया था। और इसका उद्देश्य साफ था, विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं और विद्वानों को एक साथ लाने, धार्मिक शिक्षाओं और सिद्धांतों पर चर्चा करने, वाद विवाद करने, सभी धर्मों के बीच सामान्य सत्यों को समझाने के लिए जो है कराया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक सद्भाव, सही सुन्नता को बढ़ावा देना, जिससे बाद में जो है सुलू हकूल और दिन हिलाई की अवधारणा भी जो है यहाँ पर विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से जो है किनके लिए जो है शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है मुख्य रूप से हाथों और औजारों से जो है काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए जो है शुरू की गई थी, ताकि उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल विकास, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण और बाजार तक पहुंच जो है प्रदान कर जो है सशक्त बनाया जा सके, उनके हुनर को सम्मान और तरक्की मिले। यह योजना जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 18 पारंपरिक शिल्पों जैसे बढ़ईगिरी, कुम्हारी, लोहारी, मूर्तिकला, नाव बनाने, मोची आदि से जुड़े कारीगरों को जो है लाभान्वित जो है करती है। अगला है कि नागालैंड में जो है बीज बोने या कहें तो फसल बुआई के समय निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मोत्सु था, ठीक है। मोत्सु नृत्य जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। जनजाति के द्वारा मई के पहले सप्ताह में बीज बोने के समापन पर जो है मोत्सु त्योहार जो है मनाया जाता है। तो त्योहार में भी आपका पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और कंफर्म करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला है कि नवंबर 2025 को जो है इसरो के सबसे भारी संचार उपग्रह जो है CMS-03 को जो है किस कक्षा या ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर जो है GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो है इसका राइट आंसर था। लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे तो इसे जो है LV-M3 M5 रॉकेट, जिसे कि बाहुबली भी कहा जाता है, के द्वारा लॉन्च किया गया था। वजन जो है 4410 किलोग्राम था, जो भारतीय मिट्टी से लॉन्च किया गया था अब तक का सबसे जो है भारी उपग्रह है। पर्पस की बात करेंगे तो एक संचार उपग्रह है जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और संचार को जो है मजबूत करेगा। अगला है 1972 के बाद जो है इस वेट लिफ्टिंग इवेंट को जो है ओलंपिक से हटा दिया गया था, क्योंकि इसका निर्णय लेना कठिन था। तो इसका राइट आंसर जो है क्लीन एंड प्रेस जो है इसका राइट आंसर था। ओलंपिक में जो पहले वेट लिफ्टिंग के 3 मुख्य भाग होते थे, पहला क्लीन एंड प्रेस, दूसरा जो है स्नेच और क्लीन एंड जर्क। तो क्लीन एंड प्रेस को जो है 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के बाद जो है यहाँ पर हटा दिया गया था, क्योंकि रेफरी के लिए जो है ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था कि खिलाड़ी ने शरीर को झुकाकर या झटके का इस्तेमाल करके जो है नियम का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है नागालैंड हो जाएगा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्योहार फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल जो है कहा जाता है। ये जो है 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास की सामा हेरिटेज विलेज में जो है आयोजित होता है, जिसमें राज्य की विभिन्न जनजातियां जो है अपनी संस्कृति और परंपराओं को जो है प्रदर्शित करती है। तो इसको भी याद रखिएगा। हॉर्नबिल जो है आपका एक पक्षी का नाम है, जो कि नागा संस्कृति में जो है महत्वपूर्ण है। और कौन सी जनजाति बनाती है, तो यहाँ पर नागा जनजाति जो है बनाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। मे भी आपसे शायद जनजाति का नाम ही पूछा गया था, तो नागा जनजाति जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 जो है वो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो आपका अनुच्छेद 73 से संबंधित है। तो अनुच्छेद तो 73 है आपका संघ की कार्य शक्ति के विस्तार से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि उन मामलों के संबंध में जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति और किसी भी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे अधिकार, प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए, तो ये सभी जो है आपका अनुच्छेद 73 से संबंधित है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से ही जो है आप सिर्फ याद रखेंगे, बाकी आप EBC वगैरह तो कर नहीं रहे हैं और पॉलिटी में PhD तो कर नहीं रहे हैं कि आपको इतना जानने की जरूरत है, तो आप उतना ही याद रखिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है किस वर्ष 2025 में जो है 2025 में जो है किस राज्य में किया गया था। तो राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर था। और ये खेल का जो आयोजन है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक जो है यहाँ पर किया गया था। उद्घाटन की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। मॉस्कट यानी शुभंकर जो है आपका यहाँ पर मौली था, जो कि उत्तराखंड के राज्य पश्चिम मोनाल से प्रेरित है। और मोटो की बात करेंगे तो संकल्प से शिखर तक जो है इसका आपका आदर्श वाक्य था। विनर की बात करेंगे तो सर्विसेज जो है यहाँ पर आपका विनर था, पदक तालिका में शीर्ष पर था, गोल्ड सबसे ज्यादा जीता था। और अगला जो आयोजन है आपका 39वां राष्ट्रीय खेल आपका यहाँ पर मेघालय में जो है आयोजित की जानी है। अगला है कि 32वां राष्ट्रीय खेल 2002 कहाँ हुआ। तो ये भी प्रश्न आपका शायद पूछा गया। तो राइट आंसर जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश का राइट आंसर होगा। देखिएगा पूछा गया होगा तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं पूछा गया होगा तो स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में जो है आपको यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना था। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, सॉरी 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन कुछ भी दिया गया होगा, बताना था इनमें से कौन सा सही है। तो संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, तो ये कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत, तो ये आपका सही था। अगला है कि इस प्रयोजन के लिए जो है कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है आपका यहाँ पर
पेश किया जा सकता है। तो ये भी कथन जो है आपका यहाँ पर सही था। और तीसरा जो है संसद सीमा परिवर्तन के संबंध में संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य है, तो ये कथन गलत था। तो 1 और 2 जो है आपका सही था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि संसद जो है किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्वी मंजूरी आवश्यक है। लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि संसद जो है राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि उसे केवल जो है विचार प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाता है, और यह सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, और संसद अपना निर्णय ले सकती है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। तो काराकोरम राज्य जो है यहाँ पर पाकिस्तान और चीन को जो है आपस में जोड़ता है। तो काराकोरम हाईवे जो है पाकिस्तान और चीन को जो है आपस में जोड़ता है, जो खुंजराब दर्रे से होकर गुजरता है, और इसे दुनिया का सबसे ऊंची पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क माना जाता है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चालू वर्ष की जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी की गणना करने के लिए जो है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो है किस वर्ष की ली जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है चालू वर्ष की कीमतें जो है इसका राइट आंसर था। तो चालू कीमतों पर जीडीपी यानी जीडीपी एट करंट प्राइस होता क्या है, तो इसे जो है नाम मात्र जीडीपी जो है कहा जाता है। इसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को जो है उसी वर्ष की प्रचलित बाजार कीमतों से गुना किया जाता है। एक आपका होता है स्थिर कीमतों पर जीडीपी यानी जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस, इसे जो है वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, और जिससे कीमतों को एक आधार वर्ष पर जो है स्थिर रखा जाता है, और ताकि केवल उत्पादन में वृद्धि का पता चल सके। तो अभी का जो आधार वर्ष है एक बार आप लोग यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा, मे भी शायद 2011 है या 2012 है, ठीक है। तो एक बार जो है आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक्सरे जो है स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड भारत के आदित्य L1 का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 3 जो है ऑप्शन का हिस्सा था, और तीसरा जो था आपका XXPACT यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड पोलियोमीटर जो है आपका इसका राइट आंसर था पोलरीमीटर। तो ये जो है हिस्सा नहीं था। बाकी आपका सोलेक्स एंड हेलो 1 OS जो है दोनों आदित्य L1 के मिशन का महत्वपूर्ण पेलोड है, जो सूर्य की एक्सरे फ्लेयर्स का जो है अध्ययन करता है, और ये जो एक्सपैप है वास्तव में जो है इसरो के एक्सपोसैट मिशन का हिस्सा है, आदित्य L1 का हिस्सा नहीं है। अगला है कि LVM-3 रॉकेट GTO यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में जो है कितने किलोग्राम तक का पेलोड जो है ले जाया जा सकता है। तो 4000 किलोग्राम टन जो है इसका राइट आंसर था। तो LVM-3 रॉकेट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में जो है 4000 किलोग्राम यानी कि 4 टन तक का जो है पेलोड जो है यहाँ पर ले जाया जा सकता है, और यह 4 टन जो है वर्गों के उपग्रहों को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षाओं में जो है स्थापित करने में सक्षम है। हालांकि उन्नत संस्करणों में ये क्षमता जो है बढ़कर 5 टन या अधिक हो सकती है। ये रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO के लिए जो है 8000 किलोग्राम तक का भी जो है पेलोड ले जाया जा सकता है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जो सितंबर 2025 में जो है भारत दौरे पे आए थे। तो एंथनी एल्बनीज जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए यहाँ पर भारत का दौरा जो है इन्होंने किया था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। राइट आंसर जो है आर्टिकल 21A इसका जो है राइट आंसर था। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है, जिसे जो है 86वां संविधान संशोधन जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है, जो कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है, जिसके तहत राज्य को इस आयु वर्ग के बच्चे को जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। और यह शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 के माध्यम से लागू किया गया था, और जो शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करता है, और किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा। यही प्रावधान जो है अनुच्छेद 21A में किया गया था। और ये जो अनुच्छेद है आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से जो है जोड़ा गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो था आपका विनोबा भावे का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो विनोबा भावे जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो भूदान आंदोलन है आचार्य विनोबा भावे ने जो है 1951 में जो है प्रारंभ किया था, जो एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसमें उन्होंने अमीर जमींदारों से भूमिहीनों को अपनी जमीन का हिस्सा दान करने के लिए जो है प्रेरित किया था। और इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुआ था। उस समय तेलंगाना नहीं था, उस समय जो है आपका आंध्र प्रदेश था। तो आप जो है इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए जो है चुनाव अधिकतम कितनी अवधि के भीतर जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन आपका जो सही था वो आपका 6 महीने का था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 6 महीना जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के जो अनुसार जो है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने जो कि महाभियोग के कारण अगर रिक्त हो जाता है,
तो इस रिक्ति को भरने के लिए जो है अधिकतम 6 महीने के भीतर जो है इसको भर देना चाहिए। और ये जो अनुच्छेद 62 का जो क्लोज 2 है वो आपका यहाँ पर कहता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और नए राष्ट्रपति चुने जाने तक जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है यहाँ पर कार्य जो है करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो है आपके यहाँ पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो है निर्वहन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है और इसे क्यों चुना गया, यानी कि भारत की जो है मानक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है पूछा गया था कि कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। जिसका राइट आंसर जो है 82.30 डिग्री पूर्व जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। तो 82.30 डिग्री या 82 डिग्री 3 इंच पूर्व जो है देशांतर रेखा भारत की जो है मानक मध्याह्न रेखा है, जिसे पूरे देश के लिए जो है एक समान समय निर्धारित करने के लिए चुना गया है, क्योंकि यह जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और देशांतरीय विस्तार होने के कारण जो है समय के अंतराल को कम करती है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से होकर गुजरता है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5 घंटे 30 मिनट जो है आपका आगे है। अगला है कि भारत में महिलाओं के प्रवासन यानी माइग्रेशन का सबसे प्रमुख जो कारण है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, शिक्षा, रोजगार, विवाह और प्राकृतिक आपदा। उनमें से जो आपका यहाँ पर राइट आंसर था वो यहाँ पर विवाह यानी कि मैरिज तो है, यहाँ पर आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो विवाह जो है भारतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के कुल प्रवासन का एक बड़ा हिस्सा जो है विवाह का कारण होता है, खासकर जब यह राज्य के भीतर होता है। अन्य कारक की बात करेंगे तो विवाह के अलावा परिवार के साथ जाना, शिक्षा हो गया और बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में महिलाओं के प्रवासन के महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि विवाह की तुलना में इनका प्रतिशत कम है। और प्रवासन का पैटर्न कैसा है, तो महिला प्रवासन मुख्य रूप से जो है ग्रामीण से ग्रामीण और राज्य के भीतर होता है, जो सामाजिक और पारिवारिक कारकों से जो है यहाँ पर प्रेरित है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया, विशाल लाल धब्बा यानी कि ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह के वायुमंडल में स्थित एक जो है उच्च दबाव वाला क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिया गया था, उन 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जुपिटर का था, जो कि इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। तो लाल जो आपका विशाल धब्बा है वो आपका यहाँ पर जुपिटर, जो कि बृहस्पति के नाम से जाना जाता है, कि वायुमंडल में स्थित एक विशाल लगातार चलने वाला जो है उच्च दबाव वाला क्षेत्र है और प्रति चक्रवर्तीय तूफान यानी एंटी साइक्लोन स्ट्रॉम है, जो पृथ्वी से भी बड़ा है और सदियों से इस विशालकाय ग्रह पर जो है मौजूद है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, और ये जो पूछा गया था कि नर्मदा नदी के तट पर जो है किस चालुक्य शासक ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया। राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका राइट आंसर था। 618 से 619 ईस्वी में जो है ये युद्ध आपका यहाँ पर लड़ा गया था, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है कहाँ पर यहाँ पर लागू जो है की गई थी। 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसको एक होगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, तो वो आप सही कर लीजिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था वो नहीं मिल पाया है, इतना ही मिला है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को सबसे पहले तो बंगाल में, फिर जो है बिहार में, फिर जो उड़ीसा में, उस समय सब जो है एक ही साथ था, तो 1793 में यहाँ पर लागू किया था। जिसका उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो राजस्व को जो है अस्थायी करना, जमींदारों को भूमि का यहाँ पर जो है मालिक बनाना, जिससे बाद में वाराणसी और मद्रास के कुछ हिस्सों में भी जो है यहाँ पर आपका शामिल जो है किया गया था, ठीक है। तो लगभग जो है सारे क्वेश्चन जो है हमने आपके साथ डिस्कस तो कर ही लिया है।